हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैकटेक चैनल पे। आज का जो टॉपिक है नई वीडियो में लेके आया हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो इंडस्ट्री लाइन में बहुत मायने रखती है, दैट इज़ पावर फैक्टर। आप कहीं भी इंटरव्यू फेस करेंगे, उसमें मोस्टली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से बिलोंग करेंगे, मशीनरी से, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, तो जनरली पावर फैक्टर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को समझने के लिए हम थोड़ा बेसिक्स पे जाते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री है ना, सब में इलेक्ट्रिकल लोड होता है। और लोड किस चीज़ का होता है? जितना मोटर्स चलती हैं, मशीन्स चलती हैं, है ना, लाइटिंग सिस्टम, ट्रांसफार्मर्स, सबका लोड होता है। उसी लोड को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो लोड है, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल लोड, इंडस्ट्री में है या और भी कोई फैक्ट्री वगैरह में, इस लोड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रेजिस्टिव लोड, सेकंड वन इज इंडक्टिव लोड। ठीक है। अब रेजिस्टिव लोड क्या होता है? आपने बेसिकली ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ पढ़ा होगा। V बराबर IR मीन्स कहीं भी अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है और उसको किसी उसके पास में कोई रेजिस्टेंस आएगा, तो वहाँ पे क्या है? हीट जनरेशन होगा। रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा, फ्लो होने का डायरेक्शन में उसका अपोज करेगा। उस केस में क्या है? वहाँ हीट जनरेशन होगा। तो इस जितने भी लोड रेजिस्टिव लोड होते हैं वो इस फंडामेंटल पे काम करते हैं। आपके जो इंडक्टिव लोड होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेशन पे, मैग्नेटिक फील्ड और बेसिकली फैराडेज लॉ। बेसिक डिफरेंस दोनों में है। रेजिस्टिव लोड आपके ओम्स लॉ पे काम करते हैं और जबकि इंडक्टिव लोड फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स इंडक्शन। इंडक्टिव लोड को चलाने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करना पड़ता है। रेजिस्टिव लोड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं उसमें मोस्टली इंडक्शन मोटर होती हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर्स होते हैं, लाइटिंग सिस्टम है, ये स्पेशल लाइटिंग होती है बैलेस्ट टाइप। ये सब आपका इंडक्टिव लोड होते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इन लोड को ऑपरेट करने के लिए हमें पावर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तब बात करते हैं हम रेजिस्टिव लोड के लिए। हम सिंपल है, V बराबर IR, करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस उसका अपोज करेगा, वहाँ पे हीट जनरेशन होगा। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है रेजिस्टिव लोड की। बट जब हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड की, उस केस में जो इंडक्टिव लोड को ऑपरेट होने के लिए पावर चाहिए, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है आपका एक्टिव पावर, सेकंड वन है आपका रिएक्टिव पावर। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं एक बेसिक डायग्राम से आपको एग्जांपल दूंगा। ड्राइंग पे मत जाना, बस थोड़ा समझने का ट्राई करना। बेसिकली मैं एक 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने 3 कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए हैं, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग और शाफ्ट, है ना।
अगर आप थोड़ा भी पढ़ा हो कि मोटर इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, तो उसमें क्या है, हमें स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना पड़ता है ना। यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करना पड़ेगा, और एज पर फैराडे लॉ वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस रोटर के को कट करेगा, तो उस केस में क्या है, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और रोटर से जो शाफ्ट कनेक्ट है वो शाफ्ट आपकी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, सॉरी, है ना। तब इस केस में हमें 2 पावर यूज़ हो रही है, यहीं पे बेसिक है पावर फैक्टर का। इस केस में 2 पावर आपका यूज़ हो रहा है। एक पावर आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इस पास जो शाफ्ट है, एक्टिव पावर और वर्किंग पावर, और दूसरी पावर आपका ये पावर फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टू मेंटेन इट। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने में जो पावर लगी और इसको मेंटेन करने में जो पावर यूज हो रही है वो है आपकी रिएक्टिव पावर। ओके, जो आपकी एक्टिव पावर है ये आपकी होती है किलोवाट, और जो रिएक्टिव पावर है इसको हम लिखते हैं केवी रिएक्टिव। ओके, सो अगर हम एक वेक्टर डायग्राम प्लॉट करें, ये आपका KW, ये आपका KVAR, ये एक्टिव पावर हो गई, ये आपका रिएक्टिव पावर हो गई। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर, यानी KVA, जो एक्चुअल पावर हमें मिल रहा है। अगर हम आपकी इंडस्ट्री की बात करें, तो जो इंडस्ट्री में हमें अपना एलटी साइड पे या जहाँ से हम आगे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो पावर है हमारा केवीए में मिलता है। उसके बाद जब हमारे सिस्टम पे लोड आना स्टार्ट हो जाता है तब पावर हमारा किलोवाट में मिलता है हमें, ठीक है। और ये जो आपका ये जो वेक्टर सम में जो एंगल है फाई, ये एंगल है आपका केवी और केडब्ल्यू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉस फाई क्या बनेगा, ये आपका पावर फैक्टर, और यहाँ से हम केवीए को केवी स्क्वायर इक्वल टू ठीक है। ये कॉस फाई आपका पावर फैक्टर है, वारी करता है 0.2 से 0.99 तक। जितना मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा, अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, दैट मीन्स देयर इज नो लॉस इन द सिस्टम पावर इफ PF इक्वल टू 1, तो आपका सिस्टम बेस्ट है। तो हमारा जो पर्पज़ है इंडस्ट्री में या किसी भी अप्लाइंसेस में जहाँ पे 3 फेज पावर सप्लाई हो रही है, वहाँ पे हमारा सोल पर्पज़ है कि हम इस पावर फैक्टर को जितना मैक्सिमम तक ले जा सकें ले जाएं, यानी KVAR जो ये हमारा पावर है इसको मिनिमाइज करने का हमारा सोल पर्पज़ है। और इस KW शुड बी इक्वल टू KVA, आपका लॉसेस नहीं होंगे। तो उसके लिए हम इस KVAR को कंपनसेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक क्या करता है, ये जो हमारा जो हमें रिएक्टिव पावर चाहिए ये हमें इससे मिलती है, प्रोवाइड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर अगर हम ऑलरेडी दे देंगे सिस्टम को तो KVAR हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा और सिस्टम लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे और बिलिंग जो होगी हमारी कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो पावर फैक्टर पेनल्टी का अलग से हमें ऐड करना पड़ता है, बिलिंग जो होती है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिएगा। थैंक्स।